नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार चल रही हैं, उसमें जो पेपर 2 में हमारी SST क्लास चलती है, उसमें आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 1 NCERT के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे। आज हम कक्षा 8 NCERT इतिहास के चैप्टर 6 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। आज का हमारा टॉपिक क्या है? बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इसका सब हेडिंग इसकी क्या है? भारतीय कपड़े का विश्व में व्यापार। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है। पहला पॉइंट है 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। तो 1850 के दशक से जब ब्रिटेन में क्या हुआ कि लोहा और इस्पात उद्योग बहुत स्टार्ट हो गया था, पनपने लगा था, थोड़ा सा विकास उसका होने लगा था, तो इसको हम ब्रिटेन को हम क्या कहने लगे? दुनिया को कारखाना, दुनिया का ये कारखाना बन गया। सेकंड टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी तरह दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में और उससे कोसों आगे था। तो बंगाल पर अंग्रेजी के जो विजय है, अंग्रेजों के शासन से पहले क्या था कि पूरी दुनिया में कपड़ा व्यापार में सबसे ऊपर कौन था? भारत ही था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। और जो भारतीय जो कपड़े थे उनकी क्या क्वालिटी थी जिसलिए वो फेमस थे? गुणवत्ता उनकी बहुत अच्छी होती थी और कारीगरी उनकी बारीक होती थी। जैसे कि जड़ी के जो हो जाते थे कपड़े, जड़ी उड़ी के फेमस बहुत थे, कलमकारी, ये सब कपड़े जो होते थे फेमस थे। अगला पॉइंट है यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन या मलमल कहने लगे थे। तो यूरोप के व्यापारी जो थे, भारत से आए हुए जो बारीक सूती कपड़ा होता था वो भारत में उन्होंने उसको नहीं देखा, सबसे पहले उसको इराक के मोसुल नामक शहर में देखा, अरब के व्यापारियों के पास। इसलिए जो ये भारत का मलमल कपड़ा था इसको क्या कहा गया? मसलिन कहा गया, क्योंकि मोसुल शहर में देखा गया था, उसी के अनुसार नाम उसका दे दिया गया। जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित भी हो गया मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। और जब मसालों की तलाश में पुर्तगाली पहली बार भारत आए थे तो केरल के तट पर कालीकट में ही डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए और ये मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी ले गए थे। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। तो यहाँ के जो सूती कपड़े थे जो साउथ इंडिया के, उसको क्या कहा गया? कालीकट पे आए थे। और उसी शब्द को देखते हुए उसी शब्द से एक नए शब्द का निर्माण हुआ कैलिको, जिसका अर्थ होता था सूती कपड़ा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदे के पास एक दस्तावेज भेजा था। वहाँ के मुताबिक जो वो दस्तावेज या बही थी, उस साल कपड़े के लगभग 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। थान क्या होता था अभी आप आगे देखेंगे। 1730 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में एक नुमाइंदों को अपने भेजा था और उसमें ये बताया गया, यदि आप इस बही के पन्नों को पलटते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि उस जो दस्तावेज है उसमें 98 किस्म के सूती और रेशमी कपड़े थे। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे और यूरोप के जो व्यापारी थे उन्हें क्या कहा जाता था? पीस गुड्स कहा जाता था। जो आमतौर पे 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। ये क्या होता था? 20 गज लंबा होता था, 1 गज चौड़ा होता था, थान कहा जाता था। यूरोपी इसे पीस गुड्स कहते थे। थान या पीस गुड्स कितना होता था? 20 गज लंबा होता था, 1 गज चौड़ा होता था। आगे जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता था जिस पर करघे से सजावटी चिन्ह जड़े होते थे। जामदानी क्या होता था? एक तरह बारीक मलमल जिस पे सजावटी चिन्ह करघे से बनाए जाते थे। इनका रंग प्रायः सलेटी और सफ़ेद होता था और रंग प्रायः स्लेट कलर का या सफ़ेद होता था। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें सूती और जो सोने होते हैं, सोना के पतले पतले रेशों धागों का इस्तेमाल इसमें किया जाता था, जो कि बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत अर्थात वर्तमान उत्तर प्रदेश में लखनऊ जामदानी के प्रमुख केंद्र थे। और ये जो जामदानी था जिसमें सोने के धागों का भी प्रयोग किया जाता था, वे उसके प्रमुख केंद्र क्या थे? जामदानी बनवाने के प्रमुख केंद्र कहाँ थे? ढाका में था, और जो उस समय संयुक्त प्रांत में आता है और वर्तमान में क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या? लखनऊ में थे जामदानी के प्रमुख केंद्र।
बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। तो बंडाना शब्द का इस्तेमाल क्या होता है कि गले या सिर पर जो बांधा जाता है, पहना जाता है, चटक रंग के छापेदार मतलब कि प्रिंटेड गुलूबंद गोल कलर के होते थे, इनके लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी में बांधना शब्द से निकला है और यह शब्द हिंदी में बांधना शब्द से निकला है। आगे देखते हैं। आगे है स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन है जिसमें एक कामगर एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता है। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन है जिसमें एक कामगर एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता है। और जब स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ उसके बाद कपड़ा के क्षेत्र में क्या हुआ कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी और इससे कपड़े के उत्पादन में बहुत ज़्यादा तीव्रता हुई, क्योंकि स्पिनिंग जेनी से एक साथ कई धागे कई तरह के धागों को बना दिया जाता था। आगे है 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। और 18वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ कि जो भारत के कपड़े की लोकप्रियता से डर गए थे, कौन? जो अंग्रेजी निर्माता थे, अंग्रेजी कपड़ों के निर्माता थे, जो अंग्रेजी ऊन बनाने वाले या रेशम बनाने वाले थे या अंग्रेजी जो सूती बनाने वाले थे, वे डर गए थे और वे क्या मांग करने लगे कि भारत से कपड़ा आयात नहीं होगा, इस पर बैन लगाइए। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदारी सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया। इसी दबाव के कारण क्या हुआ 1720 में कि ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छींटदार कपड़े पहनने पर या इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा गया और संयोगवश इसका नाम क्या था? कैलिको अधिनियम था। प्रश्न बनता है कैलिको अधिनियम, प्रश्न बना था कैलिको अधिनियम क्या है? तो इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े के छींटदार जो इस्तेमाल होते हैं उसके यूज पर पाबंदी लगाना, और यह 1720 में आया था। दो कथन पूछा गया था, दोनों सत्य था। आगे 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया, बाकी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था 1764 में, जिसमें परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। तो इसमें ये दो आविष्कार बताए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया और इससे सूती जो कपड़े बन रहे थे उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। अब बहुत सारा कपड़ा बहुत कम कीमत में और बहुत कम समय में तैयार किया जा सकता था। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के ही कारीगर होते थे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बुनकर कौन होते थे? बुनाई का काम करने वाले लोग होते थे और ये वंशानुगत की तरह ही काम करते थे। वंशानुगत मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये यही काम करते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलहे या मोमिन, दक्षिण भारत के शाले व कैकोलार, ये सब क्या है तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। तो इंपॉर्टेंट क्या है? बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलहे और मोमिन, दक्षिण भारत के शाले व कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए फेमस थे। ये इनका पद वंशानुगत था, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी बुनकर ही ये होते थे। आगे है ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पे कई तरह के असर पड़े। और जब ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग स्टार्ट हुआ तो भारतीय कपड़ा उत्पादकों पे कई तरह के असर पड़ा, कई तरह से। पहला, भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। पहला क्या हुआ कि भारतीय कपड़ा को अब यूरोप और अमेरिका के बाजार में ब्रिटेन के कपड़े जो बने थे उनसे क्या करना पड़ता था? द्वंद्व करना पड़ता था, उनसे मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिया था, इसलिए ये महंगा भी होता जा रहा था और मुश्किल भी होता जाता था। औरांग क्या है? औरांग फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता है। फारसी भाषा में जो गोदाम होता है उसको क्या कहा जाता है? औरांग कहा जाता है। वहीं बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है, जहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है, तो वर्कशॉप को ही फारसी भाषा में क्या कहा जाता है? औरांग कहा जाता है। आपने अगला पॉइंट है कि आपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों का आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े को बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने हुए कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई थी। ध्यान रखिएगा, 1931 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तिरंगा झंडा का जो पहला जो बनाया गया था, पहला जो झंडा बना था, उसमें बीच में क्या था, चरखा ही था, उसमें बीच में तिरंगे झंडे में चरखा था। आगे देखते हैं। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित की गई। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ बनी? बम्बई में 1854 में। उसके बाद प्रगलन क्या होता है? प्रगलन कुछ नहीं होता, प्रगलन सिंपल में जान लीजिए कि जो हम गलाते हैं धातुओं को, वही प्रगलन होता है। प्रगलन क्या होता है कि बहुत ऊंचे तापमान पे गर्म करके हम धातुओं को तैयार करते हैं, और धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रगलन कहती है। धातु की बनी हुई चीज़ों को हम पिघलाने की जो प्रक्रिया करते हैं बहुत ऊंचे तापमान पे, यही प्रगलन होता है। आगे है, टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जिनमें युद्ध में फतह के संदेश दिए गए थे। तो प्रश्न बन सकता है किसकी तलवार की मूठ पर मतलब कि कुरान लिखी गई है? तो टीपू सुल्तान की। अहमदाबाद में पहला कारखाना कब खुला? 1861 में खुला, और 1862 में संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश के कानपुर में खुला। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में, संयुक्त प्रांत में कानपुर में, और पहली सूती मिल भारत की 1854 में कहाँ? बम्बई में। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर देती थी। या एक स्पेशल टाइप की तलवार यूज करता था जो लौह कवच को भी आसानी से चीर देती थी, इतनी पैनी थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्ज नामक स्टील से पैदा हुआ था। और इस तलवार में यह गुण कैसे आया था कि इसमें लोहे के साथ स्टील का भी प्रयोग किया गया था, जिसको वुड्ज कहा जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा पैनी होती है, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाई जाती है, और ये दक्षिण भारत में ही बनाई जाती है। इस वुड्ज स्टील की तलवार बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती है। और ये जो लोहे में कार्बन के जो मैटर्स होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वही बनाते हैं। कार्बन के मैटर जब उसमें हो जाते हैं तो वही बनाते हैं। वुड्ज स्टील का प्रयोग करके ही इसकी तलवार की यही खासियत थी कि वुड्ज स्टील का प्रयोग इसमें किया गया था। आगे वुड्ज असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। वुड्ज क्या है? कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल या मलयालम शब्द उरुक्कू का ही बिगड़ा हुआ रूप है। और इसका हिंदी शब्द क्या है? स्टील। बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है और हिंदी वर्ड है इसका स्टील। आगे, भारतीय वुड्ज स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्ज स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया था। तो जो चुंबकत्व की खोज करने वाले थे माइकल फैराडे, उन्होंने भी 4 साल तक वुड्ज स्टील की अध्ययन किया था, 1818 से 1822 तक। परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड्ज स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते ही पूरी तरह लुप्त हो गई थी। लेकिन किसी कारणवश यह प्रक्रिया ज़्यादा दिनों तक नहीं चली थी। आगे है, मध्य भारत का एक गांव जहां लौह प्रागलकों का आगरीय समुदाय रहता था। मध्य भारत में एक गांव था जहां लौह प्रागलकों का आगरीय समुदाय रहता था। इन्हें लोहे का बहुत अच्छा ज्ञान था। आगरीय जैसे कई समुदाय लोहा बनाने माहिर थे। 19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके थे। और 19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से ये पूरी तरह से सूखे से तबाह हो चुके थे। इसमें बताया गया है कि जो आगरीय समुदाय है, इसमें क्या है कि ये लोहे के बहुत माहिर होते हैं। और जो भारत में पहली लोहे की कारखाना बाद खुला गया था, वो भी इन्हीं की मदद से 1907 में खोला गया था ना। इसमें इनका भी योगदान था, लोहे की खान खोजने में इनका भी योगदान था। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपका यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।